विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुनः एक बार अपने इस सरस्वती विद्यालय के YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के जो विषय है राजनीति विज्ञान, उससे संबंधित खंड ब जो भारत का संविधान है उससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा भारत के संविधान की विशेषताएं। जो हमारा चैप्टर है वो है भारत के संविधान की विशेषताएं। इसका आज हम जो है अध्ययन करेंगे और रूबरू कराएंगे उन तथ्यों से जो आपके इस परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 12वीं कक्षा के अलावा और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित भी अत्यधिक जो महत्वपूर्ण है। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा भारत का जो संविधान बना था वो किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि एक सभा ने तैयार किया था जिसका नाम था संविधान सभा। और इस हम बात करते हैं संविधान के विद्यार्थियों, तो संविधान वह पुस्तक है जिसमें किसी देश का जो है शासन चलाया जाता है। उस देश के शासन को चलाने के नियम उसमें उल्लेखित होते हैं, उसे हम कहते हैं जो संविधान। और भारत का संविधान एक भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। देखो विद्यार्थियों, संविधान के अंदर जो है व्यक्ति यानी वहाँ की जो जनता होती है, उस जनता की मूल आस्था उस संविधान के अंदर होती है, मूल विश्वास उस संविधान के अंदर होता है। उस देश को किस प्रकार चलाया जाता है वो तरीके, वो नीतियाँ उस संविधान के अंदर होती हैं। हम बात करते हैं भारत का संविधान, तो भारत के संविधान के बनने के अंदर खूब सारी रोचक जो है कहानियाँ हैं और जो बहुत सारे तथ्य हैं। हम बात करते हैं भारत का संविधान कोई अब से मतलब 1-2 दिनों में बनकर तैयार नहीं हुआ। भारत का संविधान लगभग 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे थे। भारत के संविधान को बनने में विद्यार्थियों ध्यान रखना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इस संविधान को बनने में लगे थे। और इस तरह जो हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब हम बात करते हैं, सर्वप्रथम शुरू करते हैं हमारे मेन चैप्टर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था इस संविधान के बारे में? उनका कथन है कि मैं ये अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालक योग्य है। जब संविधान बन गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये अनुभव करता हूँ कि जो भारतीय संविधान है अब कार्य संचालन के योग्य है और लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में एकता बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। ये कथन किसका है विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना, ये कथन डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का कथन है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान की विशेषताओं की, और क्या भारत के संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में विद्यार्थियों हम अध्ययन करेंगे। और अब बात करते हैं उनके संविधान की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। विद्यार्थियों, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो, आपने कभी प्रस्तावना पढ़ी है तो उसमें एक शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द आ गया। इसका मतलब है ये संविधान जनता के हितों को यानी जनता द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा जो ये संविधान निर्मित है।
यानी संविधान में का निर्माण जनता के हितों को देखते हुए किया गया है। क्योंकि विद्यार्थियों, भारत का संविधान ऐसे ही नहीं बनकर तैयार हुआ। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ऐसे ही नहीं लगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों, भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत का इतिहास हम उठाकर देखें तो इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं आ जाएगी। उन घटनाओं को, उन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए कि आगामी जो भविष्य के अंदर ऐसी गलतियां न हो, इस प्रकार इस संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों से, जो विश्व के जितने भी संविधान हैं, उन संविधानों से जो मुख्य मुख्य अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो भारत के संविधान ने ग्रहण की। भारत के संविधान ने वो क्या की थी? अपने संविधान में ग्रहण की थी विश्व के अनेक देशों से जो मुख्य मुख्य बातें थी। हम बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में जो अधिकतम प्रावधान है वो एक तो 1919 और 1935 भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 से संबंधित है, जो सर्वाधिक प्रावधान है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं की, जिसमें प्रस्तावना की हम बात कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। भारत का संविधान किस पर आधारित है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। और यह जो है, मैंने बताया था, भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इसीलिए पहली विशेषता हो गई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। पहली विशेषता हो गई संपूर्ण प्रभुत्व, जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इसमें आता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और फिर अंत में एक शब्द आता है, इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मप्रीत करते हैं। यानी भारत के संविधान ने, यानी भारत के लोगों ने स्वयं ने इस संविधान को स्वीकार किया है, स्वयं ने इस संविधान को ग्रहण किया है। भारत के लोगों ने स्वयं ने इस संविधान को अधिनियमित किया है, आत्मप्रीत किया है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी अन्य देश की महान शक्ति द्वारा यह संविधान थोपा नहीं गया है। मतलब जबरदस्ती ये संविधान भारतीय जनता पर नहीं थोपा गया है। हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता के इच्छा के अनुसार इस संविधान का निर्माण किया गया है। ये इस भारत के संविधान की विद्यार्थियों पहली पहचान हो जाती है, पहली इस संविधान की विशेषता हो जाती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। अब देखिए विद्यार्थियों, एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय और बहुत ही रोचक बिंदु हैं। अब वो रोचक बिंदु क्या है तो वो ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब दूसरी विशेषता हो गई प्रस्तावना। दूसरी विशेषता क्या हो गई इसकी? प्रस्तावना। तो देखो विद्यार्थियों, प्रस्तावना की हम बात करें तो अब हम कोई भी, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? तो उसी प्रकार जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जो संविधान का लक्ष्य, संविधान का लक्ष्य और संविधान का उद्देश्य इस प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। भारतीय संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रस्तावना के अंदर संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। ये भारत की संविधान की दूसरी विशेषता है विद्यार्थियों, प्रस्तावना। और अब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है विद्यार्थियों के.एम. मुंशी। क्या नाम है? के.एम. मुंशी। उस व्यक्ति का जो नाम है विद्यार्थियों और
उस व्यक्ति का नाम है के.एम. मुंशी और उन्होंने इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। और देखो कुछ कंफ्यूजिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। हम विद्यार्थियों ध्यान रखना, विशेषताओं के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को, ठीक है। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की जो राजनीतिक कुंडली कहा है प्रस्तावना को, और के.एम. मुंशी ने ही संविधान को राज्यों की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने इस संविधान को राज्यों की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये हो गई प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना की हम बात करते हैं, सीधी सीधी बात है कि भाई इसमें जो संविधान का लक्ष्य है और संविधान का उद्देश्य है वो उल्लेखित है इस प्रस्तावना में। फिर हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। जो भारत का संविधान है विद्यार्थियों, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जो भारत का संविधान है विद्यार्थियों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वो कहें होगी गुरुजी? विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे है? कैसे है भाई? तो देखो, हम बात करते हैं विद्यार्थियों अमेरिका के संविधान की। तो अमेरिका का जो संविधान है विद्यार्थियों, तो उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों कनाडा के संविधान की। तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 147 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद। और फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद। और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में जो है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। वही हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अंदर 300, ये तो गए विश्व के अन्य संविधान। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद
22 भाग और 12 अनुसूचियां, और 5 परिशिष्ट। तो भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट। तो हम ऐसे देखें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और भारत के संविधान को बनने में विश्व में सबसे ज्यादा समय, विश्व में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा समय भारत के संविधान को बनने में लगा था। और ये तो हो गई भारत के संविधान की विशेषताएं। और हम बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है और इसमें ज्यों-ज्यों संशोधन हो रहे हैं त्यों-त्यों भारत का जो संविधान है इतना ही व्यापक और बड़ा होता जा रहा है। हम बात करें अब तक तो भारत में अब तक 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 101 संविधान संशोधन भारत में अभी तक 101 संविधान जो संशोधन हो चुके हैं और 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 को। कब हुआ था भाई? 2016 को। गुड्स सर्विस टैक्स यानी सेवा और माल के क्षेत्र में जो 2016 में ये संविधान जिसके हम संशोधन हुआ था, जिसको हम आज GST के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स। GST के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा जो नाम होता है गुड्स सर्विस टैक्स। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, और फिर हम बात करते हैं, ये तो गए कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, जबकि इस संविधानों की तुलना भारत से करें तो भारत में जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। और अब तक इसमें 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब और भी बड़ा होता जा रहा है। ये तो हो गया भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ये उसकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषताओं की हम बात करें विद्यार्थियों तो ध्यान रखना चौथी विशेषता क्या है। तो चौथी विशेषता है इसकी लिखित व निर्मित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा 395 अनुच्छेद, यानी इतना बड़ा संविधान होते हुए भी भारत की संविधान सभा ने इस संविधान को लिखा है। भारत की संविधान सभा ने इसको लिखा है। इसका संविधान सभा द्वारा निर्माण हुआ है। इसका संविधान सभा द्वारा क्या हुआ है भाई? निर्माण। यानी ये कैसा संविधान है? यह विद्यार्थियों जो है निर्मित संविधान है। कैसा संविधान है विद्यार्थियों? ये एक निर्मित संविधान है, यानी संविधान का निर्माण हुआ है। इस संविधान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, यानी ये लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, उसकी तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता हो गई जो है विश्व का यानी लिखित व निर्मित संविधान। विशेषता हो गई इसकी लिखित व निर्मित संविधान। फिर अगली है विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था। अगली विशेषता है इसकी संसदीय शासन व्यवस्था। तो मैं सीधी सीधी आपको बोलकर बता दूं कि भाई संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में इसकी जो व्याख्या, इसका जो अवलोकन
एक निश्चित समय के बाद यहाँ प्रतिदिन इसका अवलोकन होता रहता है। और इसके अंदर हम बात करें तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसी प्रकार की व्यवस्था भारत में राज्यों के अंदर की गई है। और जिस प्रकार हम बात करते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक केवल नाम मात्र का जो व्यक्ति होता है, वास्तविक शक्तियां केंद्र में मंत्रिमंडल यानी संसद में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। उसी प्रकार राज्यों में भी जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो ये उसकी विशेषता हो गई थी संसदीय शासन व्यवस्था। अब हम बात करें मौलिक अधिकार व कर्तव्य, इसकी विशेषता छह विशेषता हैं। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व कर्तव्य इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के देखो विद्यार्थियों, कोई भी संविधान हो और जिस देश की भी कैसी भी शासन व्यवस्था हो, उसमें अधिकार नहीं है तो वो संविधान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और यदि मान लो मैं आपको अधिकार देता हूँ कि भाई आप अपनी इच्छा हो तब तक आप पढ़ सकते हो, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि सर ने मुझे कहा कि मेरी इच्छा है तब तक मैं पढ़ सकता हूँ, तो भाई अब ये मेरा कर्तव्य है कि सर की आशाओं पर मैं खरा उतरूँ, यानी मेरी तो इच्छा पूरे दिन पढ़ने की होगी, तो ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। यह नहीं कि सर ने कहा और आपने कहा कि हाँ भाई सर ने कहा मेरी इच्छा हो तब तक पढ़ूँ, मेरी इच्छा 5 मिनट की है 5 मिनट ही पढ़ूँगा, तो वो नहीं है। तो अधिकार व कर्तव्य, जब भारत का संविधान बना तो उस समय भारत के संविधान में 7 अधिकार थे। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु ये तो अधिकार हो गए और जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ था 1976 में, तो उसमें 1976 है, 46 नहीं है, 44वां संविधान संशोधन 1976 में संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया था। संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। अब सर अधिकारों का उल्लेख है जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो विद्यार्थियों जो अधिकार हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। और यदि किसी कारणवश इसका हनन होता तो आप जो है न्यायालय में शरण ले सकते हो। फिर हम बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये 44वां हो गया। फिर हम बात करें 86वें संविधान संशोधन 2002, जो कि जुलाई 2009 को संसद में पारित हुआ और संसद में पारित 1 अप्रैल
2010 को लागू, वो था शिक्षा का अधिकार। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित हुआ था और अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके तहत एक अधिकार जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। और ये अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंदर ही, जो अनुच्छेद 21 के अंदर ही 21 ए जोड़ दिया गया था। और ये किसके अंदर जोड़ा गया है? तो याद रखना, ये स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर जोड़ा गया है। ये किसके अंदर जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा गया है। और उसके बाद कर्तव्य, तो भारत के संविधान में जो है नागरिकों के मूल 10 कर्तव्य बताए गए हैं, परंतु एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। वही 86वां संविधान संशोधन 2002 और 2010 के लागू शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा जो है वो देवें। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है। तो अब वर्तमान में कितने कर्तव्य हो गए? जो है 11 कर्तव्य हो गए। तो अब हम बात करते हैं 7वां राज्य में नीति निर्देशक तत्व। ये भी एक संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व ये भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और सीधी सीधी बात है, नीति निर्देशक तत्व अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें कोई न्यायालय के द्वारा इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता है नीति निर्देशक तत्वों के तहत। फिर हम बात करते हैं समाजवादी। एक शब्द आता है समाजवादी राज्य। तो विद्यार्थियों, समाजवादी यह शब्द भारत के संविधान में पहले नहीं था। यह शब्द भारत के संविधान में पहले नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। मूल रूप से संविधान में यह शब्द नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार। तो भारत में 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए, 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति जिसकी आयु भारत में 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उसको वयस्क यानी अपना मत देने का अधिकार है। और ये उम्र पहले 21 वर्ष की थी। ये उम्र पहले कितने वर्ष की थी? 21 वर्ष की थी। परंतु 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान जो संशोधन हुआ था, 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1999 में, उसके तहत आयु 11 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वयस्क मताधिकार, जिसकी आयु 18 वर्ष की है, उन सभी व्यक्तियों को ना तो जातिगत भेदभाव देखते हुए, ना अमीरी गरीबी का भेदभाव देखते हुए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते हुए सभी को समान मत का अधिकार दिया गया है। फिर है पंथ निरपेक्ष राज्य। 10वां आज के चैप्टर का अंतिम, और कल दूसरे भाग के अंदर हम और भी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पंथ निरपेक्ष राज्य, यह बहुत बड़ी विशेषता है। सर, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्म को
राज्य से अलग रखना। यहां पर राज्य शब्द देश के लिए आया है। धर्म को राज्य से अलग रखना वो होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। धर्म को राज्य से अलग रखना वो होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। और यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यानी भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारत का कोई भी राज्य धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यह हो गया पंथ निरपेक्ष राज्य। और हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत भारत के सभी लोगों को धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 के तहत भारत के संविधान में जो है धर्म के क्षेत्र में सभी लोगों को स्वतंत्रता दे रखी है। क्या सर ये जब शुरू में संविधान लागू हुआ तो ये शब्द था? विद्यार्थी, ये शब्द संविधान लागू हुआ तब नहीं हुआ था। यह संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 46 लिख दिया है 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह शब्द जोड़ा गया था। और हम बात करते हैं डॉक्टर वैकंठ रमन के कथन के अनुसार, कथन के अनुसार पंथ निरपेक्ष शब्द न तो धार्मिक है न अधार्मिक, न लौकिक है न अलौकिक, बल्कि धर्म के क्षेत्र में सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो विद्यार्थियों, आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी यदि मिस्टेक हुई है तो वो भी ज़रूर बताएं। और अगला इसका पार्ट 2 भारत के संविधान की विशेषताएं भाग 2, जिसके अंदर 11 से 20 तक जो विशेषताएं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से